हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज के जो बैक एंड होते हैं एक्सरसाइज उसके सोल्यूशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्नर बी के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी बुक का पूरे सारे चैप्टर्स बना रखे हैं और सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर जो है हम लोगों को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप। तो क्या होता है कि भाई देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो बराबर होता है 273 के। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अब अगर हमें 300 केल्विन दिया है और हमें उसे सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 300 को 273 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो जो भी हमें केल्विन गिवन है उसको हमें 273 में से माइनस कर देना है। क्योंकि हमें 300 केल्विन गिवन था, इसको हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसलिए इस 300 को हम लोग माइनस कर देंगे 273 में से। तो 300 को 273 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। 300 के से हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करा तो 300 को 273 से माइनस कर दिया क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 के होता है। बी पार्ट है 573 के। तो 573 केल्विन है, 573 केल्विन है तो अब इसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो फिर से हम लोग 573 को क्या करेंगे, सिंपली 273 में से माइनस कर देंगे। तो 573 को 273 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन। अब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस से फिर से हम लिखेंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो हम 273 ऐड कर देंगे, और जब हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होगा तो 273 माइनस कर देंगे। तो क्योंकि सेल्सियस से हमें केल्विन में चेंज करना था तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग जब केल्विन में चेंज करेंगे तो 25 को हम लोग ऐड कर देंगे 273 में। तो 25 को 273 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 298 केल्विन। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 373 को हम लोग 273 में ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। तो ये तो यही था ऐड और माइनस करने का। अब गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनके हम लोगों को रीज़न देने हैं। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो नेप्थलीन बॉल जो है टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और कोई सॉलिड नहीं बचता। तो देखो क्या होता है, सब्लिमेशन रिएक्शन होता है। नेप्थलीन अंडरगोज सब्लिमेशन इजीली। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नेप्थलीन फ्रॉम solid to gas takes place. Thus naphthalene ball disappear with time विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। क्योंकि नेप्थलीन बॉल जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए कोई भी रेसिड्यू जो है हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम काफ़ी दूर भी बैठे होते हैं तो भी हम लोगों को परफ्यूम की खुशबू आ जाती है, ऐसा क्यों? तो देखो, गैशियस पार्टिकल्स पोजेस हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच उनकी स्पीड बहुत होती है और उनके बीच का गैप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इनटू दीज गैशियस पार्टिकल एट अ वेरी फास्ट रेट एंड रीच आवर नोस्ट्रल्स। दिस अनेबल अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम डिस्टेंस। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, और क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ही स्पेस में होते हैं, बहुत ही तेज ट्रैवल करते हैं, तो हम दूरी पर भी बैठे हों तो भी हम लोगों को हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू हमें खुशबू की आ जाती है। क्वेश्चन 4 है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमें किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगाना है। तो वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, शुगर जो है वो सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर स्ट्रॉन्ग। देखा आंसर तो ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सॉलिड होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद लिक्विड का आएगा, तो वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन क्योंकि गैस है इसलिए उसके जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स गैस में काफ़ी दूर होते हैं। तो सॉलिड में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ
शुगर आर स्ट्रॉन्ग। वाटर इज अ लिक्विड, वाटर लिक्विड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर वीक होगी शुगर से। ऑक्सीजन क्योंकि गैस है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में वीकेस्ट होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट इन गैसेज, दस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शुगर, फिर वाटर, फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनने लगता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सॉलिड में भी और लिक्विड में भी दोनों के दोनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है। सॉरी मैंने भाप बोल दिया था, भाप तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है, क्योंकि सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हीट जो है वो इक्वल हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर भी रहती है और लिक्विड भी आ जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर एग्जिस्ट, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट, वाटर वेपर्स बन जाती हैं। क्वेश्चन 6 है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, तो इसका आंसर है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होता है क्योंकि उसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज इट ऑक्यूपाइज शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो वाटर आप जिस भी कंटेनर में रख लेंगे तो वाटर उसी शेप का हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर वाटर जो है वो फ्लो करता है, यानी कि बह जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वाटर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर नेक्स्ट है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन की जो अलमीरा होती है, लोहे की अलमारी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, ऐसा क्यों होता है। तो देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। तो अलमीरा, आपके घर में अलमीरा होगी, आपके कमरे में भी होगी मे बी, तो आप देखेंगे वो सॉलिड होती है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना, मार्च वाला जो टेम्परेचर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस इंडिया में होता है। और जो आयरन की अलमीरा होती है इट इज़ रिजिड एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रिजिड होती है, बिल्कुल घनी घनी और बिल्कुल कड़ी कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो जो आइस होती है जब वो 273 केल्विन की होती है तो वो ज़्यादा कूलिंग करती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो व्हेन आइस मेल्ट्स इट एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो जब आइस पिघल रही होती है ना तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू फ्रॉम द सराउंडिंग्स एज so it causes cooling more effectively than the water at same temperature because water does not absorb energy from the surrounding। तो देखो जब 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होती है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट पानी जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी उस टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए जो है आइस जब मेल्ट हो रही होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इस टेम्परेचर पे, क्योंकि वो सराउंडिंग से क्या कर रही होती है, एनर्जी ले रही होती है आइस, बट वाटर सराउंडिंग से एनर्जी ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाता है एज कम्पेयर्ड टू आइस। क्वेश्चन 8 है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम ज़्यादा हम लोगों को मतलब जो जला सकता है वो क्या जला सकता है, तो स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। द रीजन इज दैट इट रिलीजेस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है छुपी हुई हीट which it has already taken during vaporization when the steam was formed from water। तो जो latent heat होती है ना वो steam में यानी कि भाप में ज़्यादा होती है as compared to गर्म पानी के। तो भाप एक इंसान को ज़्यादा जला सकता है as compared to गर्म पानी। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। तो ABCD का हम लोगों को नाम बताना है। तो हम A से ही स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है, सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड बन रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। तो A क्या है, A है हमारा मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और जब कोई चीज़, अब B वाला देते हैं, लिक्विड से जब कोई चीज़ गैस बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जब लिक्विड से कोई चीज़ गैस बनती है तो हम उसे वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई वहाँ पर तो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। बी वाला हमारा हो जाएगा इवेपोरेशन। सी
में देखते हैं गैस से अगर कोई चीज़ लिक्विड बन रही है, कोई चीज़ गैस से लिक्विड हो रही है, तो उसे या तो हम कंडेंसेशन कहते हैं या फिर उसे हमें लिक्विफेक्शन कहते हैं। फिर डी में देखो लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड बन रही होती है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फिर ई में हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, तो डायरेक्ट मतलब एक चीज़ हट रही है, लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, तो इसलिए सब्लीमेशन, सब्ट्रैक्ट से सब्लीमेशन। हियर सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। फिर उसके बाद गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है, तो गैस से जब कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है तो भी हम लोगों को सब्लिमेशन ही कहा जाता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सॉलिड से गैस डायरेक्ट बने या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो हमारा सब्लिमेशन हो जाता है। तो इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला डायग्राम ABCD की जगह हम लोग ऐसे करके इसको फिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 3, तो जो पेज नंबर 3 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, वो मतलब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है, तो ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है मैटर कौन कौन से है, तो चेयर, एयर, smell, almonds, cold drink, smell of perfume are matter because they have some weight and occupy space, क्योंकि इनका कुछ वेट होता है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। मैटर की क्या डेफिनेशन होती है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वही हमारा मैटर होता है। तो ये सारे हमारे यहाँ पर मैटर है। इससे पहले के जो जितने भी हमने चैप्टर्स कवर कर रखे हैं सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हम इसकी समरी भी चैप्टर के लेकर के आएंगे, समरी और इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो लेकर के आएंगे, तो उसका भी सबका लिंक आप लोगों को ना आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेक कर लिया करिए, सब अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसका हमें रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब जो गर्म खाना होता है उसकी जो खुशबू है वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है, बट ठंडे खाने को अगर आपको सूंघना है तो आपको बिल्कुल उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आंसर है हॉट फूड इवेपोरेट्स ईजिली, तो जो गर्म खाना होता है उसकी भाप एकदम से बन जाती है। इट वेपराइजेस its vapors diffuse between the air molecules and reach within a short time to distant space। अब क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा होता है, गर्म खाने वेपर्स की फॉर्म में होता है। अब वेपर्स काफ़ी हल्की होती हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस, गैसेस फॉर्म में होती हैं वेपर्स तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। अब जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो हमें इसलिए जो उसकी खुशबू होती है गर्म चीज़ की वो ज़्यादा दूर तक आ पाती है। बट द केस इज़ डिफरेंट विद अ कोल्ड फूड बिकॉज इट रिमेन्स इन सॉलिड फॉर्म एंड डज नॉट मिक्स विद एयर मॉलिक्यूल्स, सो वी हैव टू गो क्लोज टू स्मेल इट। बट जो केस होता है ठंडे खाने के साथ वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ठंडा खाना सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और सॉलिड जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। अब क्योंकि ज़्यादा अच्छे से वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों को पास में जाना पड़ता है ठंडे खाने को स्मेल करने के लिए। गर्म चीज़ में वेपर होते हैं, वेपर ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमें दूर तक खाने की खुशबू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो जो डाइवर होता है यानी कि जो स्विमर होता है ना, वो पानी का ऐसा लगता है जैसे कि काट रहा है, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिनोमिना ऑफ कटिंग द वाटर बाय डाइवर शो द मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो अगर डाइवर जो है हाथ मार मार के पानी को हटा पा रहा है तो इससे हमें समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, तभी तो डाइवर उनको कट करके आगे बढ़ पा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों को बताना है कि भाई मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन ना, इसको ध्यान से देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने यही तो देखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जैसे कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है हवा में, जो भी चीज़ है उसके पार्टिकल मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, तो जो
मैटर होता है, उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, मतलब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली जो है मूव कर रहे होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। अब हमने पेज नंबर 3 के सारे देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 6 के और फिर आगे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद मैं मर्ज कर दूँगी सारे वीडियो और फिर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पेज नंबर 3 के इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 6 के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो ये जो हमें गिवन है इनको इंक्रीजिंग डेंसिटी यानी कि बढ़ती हुई डेंसिटी के टर्म्स में हम लोगों को इसको लगा देना है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की होती है। उससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। तो गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो उस हिसाब से जो गैस है वो सबसे पहले आप लोगों को रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ। तो जो हवा हो गई या फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी यानी कि चिमनी का धुआं, है ना। तो ये जो एयर हो गई, हवा हो गई, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये तो क्या हो गई? ये गैस हो गई। अब एयर कम क्यों है? क्योंकि जो हवा है वो मतलब प्योर है, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स भी है। फिर लिक्विड वाला क्या आ जाता है? वाटर, ठीक है। और हनी भी थोड़ा मतलब लिक्विड और थोड़ा सॉलिड होता है। फिर उसके बाद कंप्लीटली सॉलिड है कॉटन, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है चॉक, और फिर आयरन तो सबसे ज़्यादा डेंस है। तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये है पूरा डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, और ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो गैस सबसे कम होता है, लिक्विड उससे ज़्यादा, और सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है। यानी कि जैसे कि आपका जो पेन है उसकी एक शेप है और उसका एक घनत्व है, यानी कि वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि जो सॉलिड है आप उसको दबा नहीं सकते हो, आप उसको तोड़ तो सकते हो, बट आप उसको नीचे करके आप पेंसिल को दबा करके देखो तो क्या वो दब पाता है? और जो सॉलिड है, देयर इज़ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है, और देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में काफ़ी स्ट्रांग होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अब देखो अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो फ्रीली तो मूव कर नहीं पाएंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो किसी दूसरे पर नजर थोड़ी ना मारेंगे। तो बस वही बात है इसमें भी, सॉलिड्स में, कि भाई अगर जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो इधर उधर मुंह नहीं मारते फिरेंगे, वो मूव फ्रीली नहीं कर पाएंगे। लिक्विड्स पे आते हैं, बिल्कुल इसका ना इससे थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है लिक्विड्स पे। नो डेफिनेट शेप। लिक्विड आप जिस भी कंटेनर में भर देंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। जैसे कि पानी है, पानी को आप बॉटल में भर देंगे तो वो बॉटल की शेप का हो जाएगा। लिक्विड अटेन द शेप ऑफ अ वेसल इन विच दे आर केप्ट। जिस वेसल में आप उसको रखेंगे उसी शेप का लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं टू अ स्मॉल एक्सटेंट। थोड़े एक्सटेंट तक आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं लिक्विड को। और गैस तो भाई हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि सॉलिड को आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते। लिक्विड स्मॉल एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स का क्या होता है? दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस होता है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज ग्रेटेस्ट। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है वो गैसेस में होता है। डिफ्यूजन देखा था हमने कि भाई खाने की खुशबू दूर तक क्यों पहुँच जाती है, फिर परफ्यूम की क्यों पहुँच जाती है?
क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ये तेज़ मूव करते हैं। हाँ, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड, तो सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, और गैसेस में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है। लिक्विड की बात करें, दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली, जैसे सॉलिड के पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करते, लिक्विड के करते हैं, और गैशियस पार्टिकल्स आर इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, तो ये तो इधर उधर भागते ही रहते हैं। और अगर हम ये सब हमने देख लिया, ये भी देख लेते हैं, गैसेस हैव नीदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो गैसेस की ना तो डेफिनेट कोई शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप ना एक याद कर लो, कौन से वाला करो, सॉलिड वाला कर लो, और लिक्विड और गैसेस में उससे कम, मतलब सॉलिड से कम लिक्विड और लिक्विड से कम गैस, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है, कमेंट अपन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, ये सारा का सारा हम लोगों को इनके डेफिनेशंस बतानी है। रिजिड क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप and size is known as rigidity. Solids are rigid whereas liquids and gases are not. तो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो बदलती नहीं है, जैसे कि कोई भी सॉलिड है, जैसे लकड़ी है, आप उसको घूसा मारोगे तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आप एक टेबल को तोड़ दोगे, वरना आप उसकी शेप ना बदल नहीं सकते हो। रिजिडिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि भाई एक शेप में वो आ गए तो वो बदलते नहीं है। सॉलिड रिजिड होते हैं और लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं होते हैं। आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड, गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट। कंप्रेसिबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सब्सटेंस को दबाया जा सकता है, जैसे कि रबड़ होती है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस और सॉलिड्स जो है, गैसेस आर कंप्रेसिबल वेयर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट। लिक्विड जो है वो बहुत ही लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है, अलग सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, अदरवाइज लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते। फ्लूइडिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस टेंड्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, सॉलिड्स आर नॉट। तो फ्लूइडिटी मतलब कोई चीज़ अगर बह सके, तो हवा भी बहती है ना, और लिक्विड तो पानी तो बहता ही है, तो फ्लूइडिटी होती है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ बह सकती है। अब है फिलिंग अ कंटेनर, गैस कैन बी फिल्ड इन अ gas container by compressing it under pressure. The property of compressibility of gas helps them in this regard. तो गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, जैसे कि आपका जो एलपीजी का सिलेंडर होता है तो इसको भी क्या होता है, या फिर सीएनजी होता है, सीएनजी की फुल फॉर्म ही होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके दबा करके सिलेंडर में भर दिया जाता है, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है दबा करके अगर आप फिल कर सके। शेप होती है द प्रॉपर्टी of having a definite geometry is called shape of a particular substance. Solids have a definite shape whereas gases and liquids do not. तो solids की तो definite shape होती है, but solids की definite shape होती है, but liquid की और gases की कोई भी definite shape होती नहीं है। मतलब शेप का क्या मतलब है, अगर आप एक कोई पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं कि भाई ये तो राउंड है, ये तो रेक्टेंगुलर शेप का है, ये तो ट्रायंगुलर शेप का है, तो वही शेप होती है। जैसे कि अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ तो ये गोला के शेप का है, ये तो गोल है, ये एक सर्कल है, तो यही शेप होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से अटेन करता है। हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सॉरी क्लास 9th में ही है आप मतलब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो कि पोजेस करते हैं अपने मोशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से उनमें जो एनर्जी आ रही है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस और इट्स मॉलिक्यूल। तो जो गैसेस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि डेंसिटी घनत्व, हिंदी में बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें रीज़न देना है, क्या है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। गैस जिस भी वेसल में, यानी कि जिस भी चीज़ में गैस रखते हैं हम गैस को, वो उसको उस वेसल को पूरी तरीके से यानी कि कम्प्लीटली फिल कर देता है, भर देता है। तो देयर इज़ little attraction between particle of gases, thus gas particle move freely in all direction, therefore gases completely fill the vessels in which it is kept। क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, तो जहाँ पर भी जिस भी वेसल में गैस को रख देते हैं वो पूरा उसको भर देता है। बी पार्ट है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस जो है कंटेनर की वॉल पे, यानी कि कोई डब्बा है, ये सपोज करो ये एक कंटेनर है,
हाँ, और ये बंद है, तो जो गैस है ना वो इसकी वॉल पर यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव रेंडमली, जो गैस के पार्टिकल है वो रेंडमली मूव करते हैं सारी डायरेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स, देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करते हैं रेंडमली। रेंडमली मूव करने का मतलब है इधर उधर ऐसे ही मूव करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं। इसकी वजह से एक दूसरे से टकराते भी हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। इसलिए गैस जो है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से भिड़ जाओ, जाके टकरा जाओ, तो आप कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो ना, आपका हाथ कई बार वॉल पे लग जाता है, तो आपने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट किया, आपके हाथ में दर्द भी हो जाता है, तो यही होता है एक्सर्ट करना प्रेशर। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, तो सी वाला है कि एक वुडन टेबल, लकड़ी के टेबल को सॉलिड कहा जाए, ऑब्वियसली कहा जाएगा। अब वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड, हैंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्योंकि भाई उसकी डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब उसका वेरी रिजिड होती है, काफ़ी कड़ी कड़ी सी होती है, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो उसमें सारे की सारी करेक्टरिस्टिक सॉलिड की तो आ रही है, इसलिए वुडन टेबल को हम लोग कहते हैं कि ये सॉलिड है। नेक्स्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम लोग हवा में तो आराम से अपने हाथों को घुमा सकते हैं, बट अगर हम लोगों को उसको एक मेज को तोड़ना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा क्यों? पार्टिकल्स के फोर्स की वजह से, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ऑल्सो वुड रिजिड होता है, काफ़ी कड़ा गड़ा होता है। फॉर दिस रीजन वी कैन ईजिली move our hand in air but do the same through a solid block of wood, we need a karate expert, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स की फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, और पार्टिकल्स जो है सॉलिड में काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए हम उसको तोड़ इजीली नहीं पाते। क्वेश्चन 4 है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन एयर, फाइंड आउट वाई। हमें पता है कि लिक्विड की जो है डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, बट बर्फ़ तो तैरने लगती है पानी में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारी चीज़ तो डूब जाती है, हमने तो यही पढ़ा था, बट बर्फ़ फिर क्यों तैरती है? बर्फ़ सॉलिड है और पानी लिक्विड है। तो आंसर देखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज, जैसे किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम बढ़ती है उसकी डेंसिटी घटती है। क्यों? देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जो चीज़ डिवाइड में अगर बड़ी हो जाती है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना तो उसकी घनत्व, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दो आइस इज सॉलिड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब भले ही आइस सॉलिड होती है बट उसके पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। दीज स्पेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि जो आइस होती है, बर्फ़ के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है अगर हम उसको कंपेयर करें पानी से। तो दस वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ आइस होती है, आइस की वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है पानी से। हेंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। ये हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। A substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice floats on water. लोअर डेंसिटी का जो सब्सटेंस है वो पानी पर तैर सकता है, इसलिए आइस जो है, बर्फ़ जो है वो पानी पे तैर सकती है। ये हम लोगों ने पेज नंबर 6 के क्वेश्चन देख लिए। अब आगे वाले वीडियो में इसके 9 और आगे वाला जो चैप्टर है उसके भी आगे वाला पेज है उसके देख लेंगे। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो पेज नंबर 9 और 10 के इससे पहले वाले हम देख चुके हैं, तो ये सब देख लिया है। अब पेज नंबर 9 में है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें ये जो टेम्परेचर गिवन है ये केल्विन में गिवन है, के जो रिप्रेजेंट करता है वो केल्विन को करता है, तो हमें केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, हमें इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है कि जब भी केल्विन में हमें गिवन है, केल्विन में गिवन है और हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो भी टेम्परेचर गिवन होगा ना उसमें से हम लोग 273 को माइनस कर देंगे। मतलब केल्विन से आपको सेल्सियस में जाना है, तो जो भी टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे 300 गिवन है, 300 में से आप 273 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? हमारे पास आंसर बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगेन फिर केल्विन से सेल्सियस है और हमें 573 को कन्वर्ट करना है, तो 573 में से 273 आप माइनस कर दोगे तो आंसर बचेगा 300 डिग्री
सेल्सियस। तो आपको केल्विन को अगर केल्विन, ठीक है, जो केल्विन है उससे अगर आपको सेल्सियस में, ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 डिग्री से माइनस आपको कर देना होगा। बस यही हमें इसमें करना होता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पर फिजिकल स्टेट क्या होगी पानी की, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो आंसर है वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो गैस में, गैशियस स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैस में होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। 100 डिग्री पे पानी लिक्विड होता है और गैस होता है। एट दिस टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट। तो वाटर लिक्विड से गैशियस स्टेट में आने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर बराबर है, फिर भी जो है स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर बराबर क्यों रहता है। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं, लिक्विड से सॉलिड में, या फिर लिक्विड से गैस में, इस तरीके से जब जा रहे होता है कोई चीज़ कन्वर्ट कर रहा होता है अपनी स्टेट, तो उसका टेम्परेचर सेम होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई जो टेम्परेचर हो रहा होता है ना, बढ़ रहा होता है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने के लिए या फिर उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि जो हीट जा रही होती है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स का होता है उसको ओवरकम करने के लिए, बेसिकली उसको तोड़ने के लिए हीट काम आ रही होती है, इसीलिए उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता। क्योंकि जो हीट निकल रही होती है वो बॉन्ड्स को, यानी कि जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने का काम कर देती है। क्वेश्चन 4 है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो अगर गैस को आपको लिक्विफाई करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है गैस को, तो आपको क्या करना होगा। तो आंसर है अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड कूलिंग अ गैस टू लो टेम्परेचर हेल्प्स इन द लिक्विफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। द रीजन इज दैट अंडर सच कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कम क्लोजर, द काइनेटिक एनर्जी बिकम लेस एंड गैस इज लिक्विफाइड। तो अप्लाइंग हाई प्रेशर, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड कूलिंग अ गैस टू लो टेम्परेचर, आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दिया और गैस को बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्या कर दिया, कूल कर दिया। मतलब लो टेम्परेचर पर आपने गैस को ठंडा करा और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ज़्यादा प्रेशर लगा करके और टेम्परेचर कम करके गैस को आप लिक्विड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा लगाइए, टेम्परेचर कम कर दीजिए, तो गैस से लिक्विड बन जाता है। द रीज़न इज़ दैट अंडर सच कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम क्लोजर, काइनेटिक एनर्जी बिकम लेस, गैस इज लिक्विफाइड। तो जब ये वाला सिनेरियो बनता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रुक से जाते हैं और पास आ जाते हैं और वो चीज़ लिक्विड फिर हमारी बन जाती है। अब पेज नंबर 10 है, इसके क्वेश्चन है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो जो डेजर्ट कूलर यानी कि बेसिकली आपका जो कूलर होता है, वो जब गर्मी के मौसम में अगर नमी ना हो, गर्मी हो काफ़ी ज़्यादा बट नमी ना हो हवा में, ऐसे मौसम में जो कूलर है वो ज़्यादा ठंडा कर देता है कमरे को। ऐसा क्यों, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो इवेपोरेशन है यानी कि पानी का भाप बन के उड़ने का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है और घट जाता है जब ह्यूमिडिटी घटती है। ह्यूमिडिटी होती है नमी जो होती है ना हवा में, हवा की जो नमी होती है, हवा में पानी प्रेजेंट होता है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। डेजर्ट कूलर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। डेजर्ट कूलर किस बेसिस पे फंक्शन करता है, इवेपोरेशन पे। एज इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन द डे इज हॉट एंड ड्राई, सो डेजर्ट कूलर फंक्शन टू अ बेटर एक्सटेंड। क्योंकि जब हवा में नमी कम होती है तब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अगर हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, तो
इवेपोरेशन यानी कि पानी और ज़्यादा एक्स्ट्रा भाप बन के उड़ नहीं पाता। जब हवा में नमी कम होती है यानी कि हवा ड्राई होती है, सूखी होती है, तब जो इवेपोरेशन है वो अच्छे से हो पाता है और कूलर अच्छे से कूलिंग कर पाता है। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। आपने देखा होगा गांव वगैरह में मटके में रखते हैं, फिर जनरली घरों में भी लोग मटके में पानी रखते हैं और वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? द सर्फेस ऑफ द अर्दन पॉट यानी कि मटका हैज़ टाइनी पोर्स। तो जो मटका होता है ना, उसके सर्फेस पे छोटे 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 पोर्स यानी कि ऐसे छेद टाइप के होते हैं मिट्टी में। द वाटर स्टोर्ड इन द अर्दन पॉट इवेपोरेट फास्टर थ्रू दीज पोर्स। तो जो मटके में पानी रखा होता है और उस मटके में थोड़े थोड़े छेद होते हैं, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगता है। एज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, द स्टोर्ड वाटर इनसाइड द मटका बिकम कूल। और हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तब हमें ठंडा महसूस होता है। तभी तो गर्मियों में हमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा। क्यों? ताकि हमारी बॉडी उससे ठंडी हो सके। जब पसीना भाप बन के उड़ता है ना ऊपर, तो हमारी स्किन ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब परफ्यूम या पेट्रोल या फिर एसीटोन हम अपने पाम पर यानी कि अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है? इवेपोरेशन ही इसका आंसर है। एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम बीइंग वोलेटाइल इवेपोरेट वेरी फास्ट। मतलब वोलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ये इवेपोरेट हो जाते हैं। व्हेन एक्सपोज टू लार्ज सरफेस, जब बड़े सरफेस पर आते हैं ना तो बहुत ही जल्दी से ही इवेपोरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द पाम, सो द प्रोसेस कॉजेज कूलिंग एंड द पाम फील्स कूल। तो क्योंकि बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है, उससे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ना, मतलब हीट को लेकर के भाप बन के उड़ जाती है, हीट भाप की फॉर्म में ऊपर चली जाती है और हथेली हमारी ठंडी फील हमें होती है। नेक्स्ट है, वाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। एक कप के बजाय हम एक थोड़े चौड़े बर्तन में से हम ज़्यादा आसानी से गर्म दूध या फिर चाय पी पाते हैं। तो इन अ सॉसर द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द टी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द कप, देयरफॉर इवेपोरेशन इज फास्टर एंड इट्स ईजियर टू सिप कोल्डर टी और मिल्क। देखिए क्या होता है ना, अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया बड़ा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और ज़्यादा भाप बन के ऊपर उठेगी, तो जो नीचे वाली चीज़ है वो ठंडी हो जाएगी। जैसे कि आपने मे भी शायद कभी नोटिस किया कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम उसको बड़े बर्तन में रख देते हैं। बड़े बर्तन में रखने से क्या होता है कि वो चीज़ ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इवेपोरेट वो आसानी से और जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। कौन से तरीके के कपड़े हम लोगों को गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका आंसर है, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोगों को समर में गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट मोर। जब गर्मी का मौसम होता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। मतलब हमें गर्मियों में पसीना आता है तो जो कॉटन का कपड़ा होता है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेता है उसको। कॉटन अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का। दस इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेज द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर। तो बेसिकली जो कॉटन का कपड़ा होता है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, पसीने को, और वो इवेपोरेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। तो इवेपोरेशन के टाइम पर हमारी सरफेस से एनर्जी जो भी होती है गर्मी, वो भाप बन के उड़ जाती है। पसीना आता है फिर वो भाप बन के उड़ जाता है और हमारी जो बॉडी का सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इन सब का जो लिंक है इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर सारे PDF अवेलेबल होंगे और बाकी सारे चैनल्स का लिंक और बाकी जितने भी हमने सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं सबका लिंक आपको मिलेगा। थैंक यू। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।